बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। पिछले 2 वीडियोस में हम जनरल एंट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट विदाउट गोल्डन रूल सीख चुके हैं और साथ ही साथ सेकेंड पार्ट में मैं आपको डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट बहुत इजीली वे से बता चुकी हूँ। आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं जहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री को विदाउट गोल्डन रूल अगेन हम करना सीखेंगे। तो इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमने पहले वीडियो में ये सीखा था कि जब भी आप उधार खरीदते हैं या किसी से उधार बेचते हैं तो वहां पे एंट्री कैसे होती है। एक चीज मैं आपको उन वीडियोस में नहीं बता पाई थी कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। उस चीज को पहले हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू पंकज। आप सभी को पता है कि अगर हम गुड्स बेच रहे हैं दैट मीन्स हमारी शॉप से जो भी बाहर जाएगा वो हमेशा हम क्रेडिट करते हैं, जो अंदर आएगा या आने वाला होगा उसे हम हमेशा डेबिट करते हैं। तो इस कंडीशन में आप सीख चुके हैं कि एंट्री जो होगी हमारी ये क्या होगी, पंकज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये पार्ट 1 में हमने देखा था। यहाँ पे जो पंकज होगा दैट मीन्स जिसको भी हम उधार बेचते हैं वो हमारा कहलाता है डेटर्स। क्या कहा मैंने, जिसको भी हम उधार बेचते हैं वो हमारा डेटर्स होता है। और क्योंकि डेटर्स का मतलब उनसे हमें पैसा आना है इसलिए हम इसे एक एसेट भी कंसीडर करते हैं। सेकेंड थिंग अगर अपन बात करें इस कंडीशन में तो यहाँ मैंने लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम नरेश। क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं, नाम दिया हुआ है मतलब उधार में कर रहे हैं। आप सभी इसकी एंट्री जानते हैं, पार्ट 1 में हमने क्लियर की थी। परचेज अकाउंट डेबिट टू नरेश। इस कंडीशन में ये जो नरेश है उसे हम कहते हैं क्रेडिटर। जिससे भी हम उधार खरीदते हैं दैट मीन्स वो पर्सन हमारे लिए क्रेडिटर होता है और क्रेडिटर को बाद में पैसा पे किया जाता है, इसलिए ये हमारे लिए एक लायबिलिटी भी होती है। जब हम किसी को उधार बेचते हैं तो बहुत बार ये चांसेस होता है कि सामने वाला हमें पे ना करे। लाइक हमने अगर किसी को उधार 10,000 की बेची और हम देखते हैं कि उसने हमें इंस्टॉलमेंट में पेमेंट दिया, एट लास्ट उसने बोल दिया 2000 में आपको नहीं दूंगा, तो उसको कॉमर्स के टर्म में कहा जाता है बैड डेब्ट्स, जिसको हिंदी में आप बोलते हो डूबत ऋण। ये पैसा डूब गया, ये पैसा आपको मिलेगा नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि जिससे हम उधार, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा फॉर एग्जांपल कि पंकज को हम उधार बेच रहे हैं, उसे 10,000 की उधारी हमने दी, अब उसने हमें सिर्फ 8,000 रिटर्न किए और 2,000 उसे रिटर्न नहीं किए। तो डेटर्स की कंडीशन में जब डेटर हमें पेमेंट नहीं देता तो उसे हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स। और ये बैड डेब्ट्स क्योंकि हमारे लिए लॉस होता है तो हम मैंने बताया था कि कोई भी लॉस जो होता है वो क्या होता है एंट्री में डेबिट। या अकॉर्डिंग टू दिस हमारी शॉप के अंदर कौन सी चीज होने लगी, बैड डेब्ट्स होने लगी। किसकी वजह से होने लगी, बिकॉज डेटर ने पेमेंट नहीं किया। तो टू डेटर्स, यहाँ पे जिसने भी आपको डेटर्स का नाम दिया होगा क्वेश्चन में उस डेटर्स का यहाँ नाम मेंशन हो जाएगा। लाइक आपने उधार बेचा था राहुल को, राहुल ने आपके पैसे रिटर्न नहीं किए तो यहाँ पे डेटर्स की कंडीशन में उस डेटर का नाम राहुल आ जाएगा। नाउ इट इज क्लियर कि बैड डेब्ट्स की एंट्री कैसे होती है। कई बार ऐसा होता है बिकॉज हम अकाउंट की स्टार्टअप या 1 अप्रैल से स्टार्ट करके 31 मार्च में खत्म करते हैं या तो फिर कैलेंडर ईयर के बेस पे करते हैं। लाइक 1 जनवरी पे स्टार्ट करके हम उसे 31 दिसंबर में वाइंड अप कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अकाउंट वाइंड अप करने के बाद कोई पर्सन हमें 2 साल 3 साल के बाद उसे याद आता है कि उसने हमारे पैसे रिटर्न नहीं किए, तो सडनली वो हमें पैसे रिटर्न करने आ जाए। फॉर एग्जाम्पल राहुल नाम के बंदे को आपने 2000 शोल्ड किया था और वो 2000 उसने आपको नहीं दिए। ये कब की बात है, 2023 की बात है। सडनली 2025 में राहुल आपकी शॉप पे आता है और वो आपको ये 2,000 रुपए लौटा के जाता है। इस कंडीशन को हम बोलेंगे, हम तो यहाँ पे इसका जो अकाउंट है वो किस नाम से वाइंड अप कर चुके थे, बैड डेब्ट्स, कि ये पैसा हमें नहीं मिलेगा। लेकिन 2 साल बाद सडन राहुल आता है और वो हमारे 2,000 वापस करते हैं। इस कंडीशन को हम बोलेंगे बैड डेब्ट्स रिकवर। बट क्योंकि राहुल का अकाउंट हम यहाँ पे बंद कर चुके हैं तो उसका नाम हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। इस कंडीशन में कोई हमें पैसा दे रहा है और जो भी चीज हमारी शॉप के अंदर आती है उसे हम क्या करते हैं, डेबिट। इसलिए यहाँ पे हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन किस वजह से आ रहा है तो टू बैड डेब्ट्स रिकवर।
इस तरीके से बैड डेब्ट्स की एंट्री और बैड डेब्ट्स की रिकवर की एंट्री होती है। नाउ इट इज क्लियर, आई थिंक सो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स रिकवर के बाद कई बार हम एसेट्स को सेल एंड परचेस करते हैं। दोस्तों अभी तक मैंने आपको बताया है कि गुड्स की कंडीशन में आप सेल या परचेस वर्ड का यूज कर सकते हैं। लाइक जिस चीज का आप बिजनेस करते हैं, फॉर एग्जांपल हम क्लॉथ मर्चेंट हो तो हम क्लॉथ का बिजनेस करते हैं। क्लॉथ जब खरीदेंगे तो हम उसे परचेस बोलेंगे, क्लॉथ हम जब बेचेंगे तब हम उसे सेल बोलेंगे। लेकिन बाकी चीजों के सेल एंड परचेस में, लाइक आप अपनी शॉप के लिए कोई मशीन खरीद के आए, आप कोई फर्नीचर खरीद के, आपने कोई बिल्डिंग खरीदी है, आपने कोई लैंड खरीदा है, उसके लिए हम सेल और परचेस वर्ड यूज नहीं करते। ऐसी कंडीशन में हम उस एसेट का नाम यूज करते हैं। तो इस कंडीशन में जो एसेट्स की एंट्री होगी, अगर मान लो हम कोई एसेट परचेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे शॉप के अंदर क्या आ रही है, एसेट आ रही है, तो हम उस एसेट का नाम लिख देंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट। अगर आप फर्नीचर परचेस कर रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लैंड परचेस कर रहे हैं लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग परचेस कर रहे हैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। टू कैश या किसी से उधार खरीदेंगे तो अगेन यहाँ पे क्या लिखेंगे, उस पर्सन का नाम। सेकेंड थिंग, अब अगर कोई एसेट आप सोल्ड कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपके पास पैसे आएंगे क्योंकि आप बेच रहे हैं, और आपकी एसेट जाएगी क्योंकि आप उस एसेट को दे के ही कैश ले रहे हैं। तो एसेट परचेस की एंट्री हो जाती है ये, और एसेट सोल्ड की एंट्री हो जाती है ये। अब कुछ एसेट्स जो हम कंटिन्यूअस यूज करते हैं, हम देखते हैं कि उनकी वैल्यूएशन कम होती जाती है। फॉर एग्जांपल आपने एक कार खरीदी जो कि 10 लाख रुपए की थी, आप उस कार को 1 साल तक कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं, तो क्या वो कार 10 लाख में बिकेगी? नॉट पॉसिबल। वो 9 लाख में बिक सकती है, 8.5 लाख में बिक सकती है, मे बी वो 7 लाख में जा सकती है। तो हम देखते हैं कि एसेट्स की जो वैल्यू होती है, जितना आप उसको यूज करते जाते हैं उसकी वैल्यूएशन क्या होती जाती है, कम होते जाती है। तो इस कम होने के अमाउंट को ही कॉमर्स में कहा जाता है डेप्रीशिएशन। ये हमेशा एसेट्स पे ही लगता है, और कौन सी एसेट्स पे लगता है, फिक्स्ड एसेट्स पे, नॉट टेंजिबल एसेट्स पे ही लगता है, इंटेंजिबल एसेट्स पे नहीं लगता है। गुडविल, पेटेंट, ये सारी हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है, उन पे डेप्रीशिएशन हम कभी भी नहीं लगाते। डेप्रीशिएशन की टर्म का मतलब ही ये होता है कि जो फिक्स्ड एसेट आप ले रहे हैं उसको यूज करते जाने से उसकी वैल्यूएशन कम होती जाती है, और आने वाले समय में अगर हम वही एसेट खरीदना चाहते हैं तो एक सेट ऑफ द अमाउंट हमारे पास होना चाहिए। दैट्स व्हाई एक पिगी बैंक बना के उसे साइड किया जाता है, उस अमाउंट को डेप्रीशिएशन कहते हैं। एक एग्जांपल से हम समझते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल आपने एक कार खरीदी और उसकी प्राइस है 10 लाख। अब 2025 में आपने कार परचेज की और आपने एक माइंड सेटअप बनाए हैं कि 2030 तक मुझे फिर से एक नई कार खरीदनी है। अब ऐसी कंडीशन में 2030 में आपके पास कुछ सेट ऑफ अमाउंट होना चाहिए नई कार खरीदने के लिए। तो आप क्या करते हैं, 5 सालों तक के लिए कुछ छोटा छोटा अमाउंट अपने प्रॉफिट में से एक पिगी बैंक बनाकर साइड करते हैं, और उस पिगी बैंक का नाम आप रखते हैं डेप्रीशिएशन। फॉर एग्जाम्पल आप 10 लाख की फिर से कार 2030 में खरीदना चाहेंगे, तो आप हर साल 10 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 2 लाख रुपीस इस पिगी बैंक में रखेंगे और उसका नाम लिखेंगे आप डेप्रीशिएशन। क्योंकि डेप्रीशिएशन अगेन फिक्स्ड एसेट को परचेस करने के लिए हमें बहुत सारे अमाउंट की जरूरत होती है, तो हम हर साल अपने प्रॉफिट में से फिक्स्ड एसेट के नाम पे कुछ अमाउंट साइड करते जाते हैं। क्योंकि ये आपका कैश खर्च नहीं है, लाइक आप किसी को कैश दे नहीं रहे, आप अपना कैश अपने ही पास साइड रख रहे हैं इस नाम से। तो दैट्स वाई इसकी जो एंट्री होती है, डेप्रीशिएशन भी एक टाइप का हमारा खर्च माना जाता है जो हम आने वाले फ्यूचर में करेंगे। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट का नाम। अगर आपने कार के लिए डेप्रीशिएशन लगाया तो कार का नाम लिख देंगे, मशीन के लिए लगाए तो मशीन, लैंड के लिए लगाए तो लैंड, बिल्डिंग के लिए लगाए तो बिल्डिंग। नाउ इट इज क्लियर दोस्तों।
तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, हम तो नेक्स्ट एंट्री पे अपन आ जाते हैं। नेक्स्ट एंट्री होती है ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? जब भी, क्योंकि आप जानते हैं कि आप और आपका बिजनेस एज लाइक अ डिफरेंट एंटिटीज, लाइक आप सेपरेट एंटिटी हैं, तो जब भी आप अपनी शॉप से, फॉर एग्जांपल आप किसका बिजनेस करते हैं? पेन बेचने का काम करते हैं। अगर आप ये पेन अपने यूज के लिए, अपने घर वालों के यूज के लिए अपनी शॉप से निकालेंगे तो इसे हम कहेंगे पर्सनल यूज, और इसकी एंट्री हम ड्राइंग्स के अंदर करेंगे। अगर आप अपनी शॉप से कुछ पैसे निकालते हैं अपने यूज के लिए, अपनी फैमिली के यूज के लिए, तो उसे भी हम कहते हैं ड्राइंग्स। दैट मीन्स आप दो तरीके की ड्राइंग करते हैं, या तो आप अपनी शॉप से कैश निकालते हैं, या तो आप अपनी शॉप से अपने शॉप की ही चीजें अपनी यूज के लिए निकालते हैं, तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। तो अगर आप कैश निकाल रहे हैं और अगर आप गुड्स निकाल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में ड्राइंग्स की एंट्री होगी अकॉर्डिंग टू माय रूल। जो भी चीज शॉप के अंदर आती है तो आपके शॉप के अंदर पर्सनल यूज का खर्च आ रहा है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। इसके अगेंस्ट में आप शॉप से गुड्स लेके जा रहे हैं, बाहर लेके जा रहे हैं, तो गुड्स को यहाँ पे वर्ड लिखा जाता है परचेस। परचेस क्यों लिखा जाता है? क्योंकि आप जब भी अपनी शॉप से गुड्स निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस पे डिपेंड नहीं करेगा, वो परचेसिंग प्राइस पे डिपेंड करेगा। आपके पापा का जो लॉस होगा ड्राइंग के फॉर्म में वो उतना ही होगा जितने में उन्होंने खरीदा है, न कि वो जितने में बेचना चाहते थे। दैट्स व्हाई यहाँ पे परचेस लिखा जाता है। और कैश अगर आप निकाल रहे हैं तो अगेन आपकी शॉप के अंदर क्या हो रहा है? ड्राइंग्स, सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और इसके अगेंस्ट में आप क्या लेके जा रहे हैं? टू कैश। तो कैश आपकी शॉप से बाहर जा रहा है, इसलिए हम लिखेंगे टू कैश। अब हम बात करते हैं कि मैंने ड्राइंग्स की एंट्री के सामने ही इनकम टैक्स पेड एंड इनकम टैक्स रिफंड की एंट्री क्यों बनाने का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। बिकॉज इसके पीछे रीजन है कि जब भी आप बिजनेस में कोई और टैक्स पे करते हैं जो आपके गुड्स पे रहती है, लाइक जीएसटी या कोई भी और टैक्स पे करते हैं, वेट टैक्स वगैरह पे करते हैं, तब आप टैक्स वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन इनकम टैक्स की कंडीशन में आप कभी भी टैक्स वर्ड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आप करेंगे ड्राइंग्स वर्ड का यूज। इसके पीछे का रीजन ये है, आपको मैंने फर्स्ट पे ही बताया था कि आप और आपका बिजनेस एक डिफरेंट एंटिटी है, आप एक अलग एंटिटी है। तो इनकम टैक्स आपकी इनकम पे लगती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रिफिलेबल एकेडमी की डायरेक्टर हूं और मैं इस एकेडमी के थ्रू इनकम जनरेट कर रही हूँ, तो मैं और मेरा एकेडमी कब अलग कहलाएगा? इसकी कंडीशन में, जब मैं अपने एकेडमी से ही इनकम अर्न करके और इसे यूज कर रही हूँ, तो वो मेरी पर्सनल इनकम हो गई। मैंने वो अर्न अपने बिजनेस से ही की है, लेकिन वो मेरी इनकम जो हो गई वो मेरे लिए क्या हो गई? पर्सनल इनकम हो गई। जहां पे भी पर्सनल वर्ड आ जाए वहां पे हम क्या लगाते हैं? ड्राइंग्स। तो इस कंडीशन में इनकम टैक्स पेड की एंट्री करने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे? टैक्स की इंस्टीड में लिखेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप यहाँ पे कैश देंगे, आपके बिजनेस से कैश जा रहा है तो आप लिखेंगे कैश। लेकिन हम बैंक के थ्रू ही पेमेंट करते हैं, इसलिए कैश की इंस्टीड में आप बैंक भी लिख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि टैक्स अमाउंट हमें रिफंड मिलता है कुछ रीजन से, आगे हम वो रीजन भी समझेंगे। तो जब अगर आपका टैक्स एक्सेस पे हो गया और वो रिफंड आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास पैसा आ रहा है, ये भी सीधे आपके बैंक अकाउंट में भी आता है, तो यहाँ पे आप कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लिख सकते हैं। और टू की कंडीशन में आप इसको रिवर्स कर दीजिए। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने ड्राइंग्स का अमाउंट दिया हुआ था, दैट्स व्हाई। आई होप आप सभी को ये नॉमिनल जर्नल एंट्री सारी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट पे हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बहुत सारी जर्नल एंट्री करने वाले हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी टाइप की जर्नल एंट्रीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर सकते हैं। प्लीज बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर अच्छी अच्छी नोटिफिकेशंस मिलती रहे जो आपके काम की है। ओके, थैंक यू सो मच।